और इसका क्या असर होगा हमारी पॉलिटिक्स पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोशिश की गई जुलाई 28 के बाद, जुलाई 28 जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया गया। पहली कोशिश ये थी कि अवाम की सपोर्ट हासिल की जाए, वो जीटी रोड वाली जो आपकी एक कैंपेन है, और अवाम को खड़ा किया जाए और उनको बाकी रियासती इदारों के साथ लड़वा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़वा दिया जाए, फौज के साथ लड़वा दिया जाए। वहां पे कामयाबी नहीं हुई। उसके बाद कोशिशें जारी रहीं कि बैरूनी ताकतें जो हैं, नहीं, लेकिन उन्होंने डरा तो दिया ना काफी इदारों को भी। देखिए ना, नैब जो है वो बहुत कुछ कर सकती थी जब वो समन जा रहे थे और वो उनको आंसर नहीं किया गया, क्या शो नहीं हुए वो, तो वो अरेस्ट कर बहुत सी चीजें कर सकते थे, नहीं किया, लेकिन डरा तो दिया उन्होंने। इनका मकसद ये था कि कानूनी और अदालती कार्रवाई जो है इसको किसी तरह रोक दिया जाए, इसकी राह में रुकावटें खड़ी कर दी जाए। अब सोचिए कि हुआ क्या, जुलाई 28 और आज हो गई सितंबर की 24 तारीख। इसके दौरान नाअहल करार हो गए पहले जुलाई 28 को, उसके बाद सितंबर 19 को नैब ने आपको याद है बुला लिया गया, डार को 20 तारीख को बुलाया गया, वो नहीं आए, हुदैबिया खुल गया, उसके बाद दार के असाजात मुंजमद हो गए, फिर नोटिस निकल आए आपके जती उमरा के पास पेस्ट कर दिए गए। जो मकासद थे अवाम की सपोर्ट के वो नहीं मिले। वो मकसद ये था कि इस कार्रवाई को रोक दिया जाए। एक चीज बड़ी वाजे हो गई है कि पब्लिक सपोर्ट और अदालती कार्रवाई का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। आप 1 करोड़ आदमी को सड़कों पे निकाल लाएं, जो अदालत अपनी कार्रवाई कर रही है वो जारी रहेगी, तो फिर कामयाबी तो यहां नहीं है। लेकिन तरमीम तो करवा दी ना उन्होंने। अच्छा, अब तरमीम एक तो पार्लियामेंट ने कर दी। लोग, आम आदमी क्या सोचते हैं कि सियासतदान जो हैं वो दूसरे सियासतदानों को प्रोवाइड करने की यहां कोशिश की जा रही है। एक अदालत ने, अगर सुप्रीम कोर्ट ने, आला तरीन अदालत ने नाअहल करार दे दिया और पार्लियामेंट ये कहती है कि जी हम वापस उसी शख्स को अपनी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बनाएंगे। अभी ये भी नहीं पता कुरैशी साहब कि अदालत क्या करती है। देखिए, सब जुडिस मामला था ये, अगर अदालत ने उनको नाअहल करार दे दिया, आप कानून बदल डालते हैं, तो शायद ये अदालत स्ट्राइक डाउन कर देगी इसको। अच्छा, ये बड़ी ऑप्टिमिस्टिक की असेसमेंट है, वेरी रीजनेबल। लेकिन बेग साहब आ तो गए वापस, हो देखिए ना, तरमीम हो गई, ही विल एंटर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स बड़े दरवाजे से, वापस सदारत अपनी पार्टी का। तो आई थिंक सक्सेस है, कामयाबी है। और तहरीक इंसाफ साथ मिल गई उस तरमीम में, नहीं उसमें एमक्यूएम मिल गई। वो मैं आपको बता देता हूं कि कुछ लोग उनके जरूर मिले, पीपल्स पार्टी के भी मिले, एमक्यूएम के वो साहब मिल गए, इसी तरह तहरीक इंसाफ के एक साहब गैर हाजिर रहे। बेसिकली इनका वर्क प्रॉपरली नहीं था और गवर्नमेंट ने ट्रिक किया इनको। आपको पता है गवर्नमेंट के पास देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आम अल्फाज में लोग चमक बोलते हैं। तो ये जो सेनेटर अतीक साहब हैं, मेरे ही शहर के हैं, बहुत अरसे से ये लगे हुए नून लीग के साथ कि मैं किसी तरीके से मेरा रास्ता बन जाए। अच्छा, लगे हुए। लेकिन तहरीक इंसाफ का क्या कहेंगे? तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर गैर हाजिर थे, यस, उन्होंने वोट नहीं डाला, शोकाज नोटिस, मुझे लगता है ऐसे टोपी ड्रामा किया गया। बेसिकली आप ये देखिए कि कितना जुल्म है कि किस चोरी से, किस ट्रिक से, किस धोखाधड़ी से गवर्नमेंट ने ये तरमीम पास करवाई सिर्फ एक शख्स के लिए। आज तक इन्होंने अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए कितनी तरमीम की हैं, कितने बिल्स आए हैं, इस तरीके से इतनी जल्दी कोई बिल आया और पास हुआ। इसको फिर आप कहते हैं ये जमहूरियत है। ये जमहूरियत एक शख्स के इर्द गिर्द घूमती है, एक खानदान के इर्द गिर्द घूमती है, इन चोरों के इर्द गिर्द घूमती है। इससे अवाम को क्या मिला? मैं बेग साहब इसको कहूंगा सियासी महारत, क्योंकि उन्होंने जुमे के दिन नमाज में लोग मसरूफ होते हैं, आधे लोग, उस वक्त उन्होंने चुपके से बिल जो है वो आगे नहीं, इसको महारत मत कीजिए। ये किसी को तो तजुर्बा कहते हैं। ये फ्रॉड है टोटली। और ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि स्ट्राइक डाउन हो जाएगा कोर्ट से, डेफिनेटली होगा। कोई ऐसा लॉ जो आप एक शख्स के लिए बनाएं और इतनी चोरी और इतनी हेस्ट और इतनी जल्दी से करें, ये आपके कानून के खिलाफ है कि एक शख्स पार्टी का सदर तो बन सकता है और इलेक्शन ही लड़ सकता है। इन्होंने ये रास्ता चोरी का अख्तियार किया कि पहले हम इसको सदर बनाएंगे, फिर जाके इसका रास्ता होगा कि ये पार्लियामेंट में दोबारा आ सकता है। खुदा के वास्ते इस मुल्क को थोड़ा सा, इस मुल्क पे रहम करना चाहिए, इस अवाम पे रहम करें। आपने 30-35 साल इस मुल्क को लूटा। कराची में देख लें, सिंध में देख, ये सारे पॉलिटिशियनों ने
इन्होंने अवाम के लिए किया कि हमारे मुल्क को तो रिवर्स गेयर लगा। आप भी यानी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा? डेफिनेटली। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये जो नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वेरी क्विकली, मैं ठीक नहीं, वापस आ रहे हैं, इट्स अ गुड डिसीजन। किसने उनको कायल किया इसमें? किसी ने नहीं कायल किया होगा, ये इनके गए, इनको रास्ता मिल गया है, इन्होंने कहा जी हम जाते हैं वापस, और जाके दोबारा से हुक्मरानी का एक रास्ता खुल जाएगी। देखिए, अगर इनको शक हो कि इस मुल्क में इनकी हुक्मरानी नहीं होगी, ये कभी वापस ना आए। आप देखिए, सारी पार्लियामेंट, इनके जो पूरी किचन कैबिनेट है वो लंदन में, मजाक बना दिया पाकिस्तान को। मैं तो आज ये सोच रहा था, मुझे शर्म आती है अपने आप को बाहर कहते हुए कि मैं पाकिस्तानी हूं। इस मुल्क का, देखिए, चोरों के मुल्क में हम रहते हैं, सारे पैसे लेके बाहर चले गए। लंदन में प्राइम मिनिस्टर साहब, जिसका आप कह रहे हैं बड़ा इंपैक्ट पड़ा, खाक इंपैक्ट पड़ा। ऐसे शख्स को प्राइम मिनिस्टर मान कौन सकता है जो कहता है अभी भी मेरा प्राइम मिनिस्टर ये नाअहल आदमी है? तो आप खुदा के लेकिन वो काफी उस चेयर की तो इज्जत करें जिस पे आप बैठे हैं। साहब, बड़ी खबरें आ रही हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब बड़ी उनको तकवीत मिली है, यानी इस इंटरनेशनल स्टेज पे उनको बड़ी एक उन्होंने डिस्कवर किया है कि उनमें स्किल्स हैं। काउंसिल ऑफ, डॉक्टर साहब आपने देखा वो काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस पे जब बात कर रहे थे, एक पढ़ा लिखा आदमी गुफ्तगू कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको पाकिस्तान की इज्जत का जाती दफा भी सलाम करके गए, आती दफा भी। क्या कर रहे हैं आप? यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये न्यूक्लियर स्टेट है, ये मजाक है? ये कुछ जाति उम्र का आपको चौकीदार भर्ती हुए पार्टी हेड के पास गए। आप दो चीजें डिस्कस कर रहे हैं। पहली चीज तो यह है कि एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस, हुक्मरानी का एक तर्ज तरीका है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, एक तरीका था नवाज शरीफ साहब का। जो मैंने देखा है कि खाकान अब्बासी साहब सिस्टम बेस्ड गवर्नेंस चला रहे हैं, ये जात की बेस के ऊपर हुकूमत नहीं चला रहे, ये बाकी इदारों से इंटरेक्ट करते हैं। आप सोचिए कि अगस्त के महीने में 3 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स करवाई हैं इन्होंने, जो कब हुआ करती थी नवाज शरीफ के जमाने में। नवाज शरीफ का एक जाती तरीका है, पर्सनल बेस्ड। ये पर्सनल बेस्ड हुकूमत नहीं चलाते हैं। आप देखिए, शोर भी नहीं मचाते हैं, इश्तिहारात भी नहीं छपवाते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जो इंसान काम कर रहा होता है उसको इश्तिहार देने की जरूरत नहीं होती। नवाज शरीफ साहब को जरूरत थी इश्तिहार देने की, क्योंकि असल में काम नहीं हो रहा होता था, और यहाँ पे काम हो रहा है। ये पहला सवाल। अगर ये खाकान अब्बासी साहब उसी तर्ज पे ऐड देने शुरू कर दें, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि 1 महीने बाद शरीफ बरादरान इनको हटा देंगे। वो जिस दिन उन्होंने स्लाइटली फील किया कि ये पक्का हो रहा है और हमारी स्पेस ले रहा है, खुदा की कसम ये फारिग हो जाएंगे। वो तो किसी और की तस्वीर बर्दाश्त नहीं करते। वो कुलसूम नवाज साहिबा की तलवार जरूर। अच्छा, आपने कहा कि मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब के पास अब रास्ते 2 बचे थे। अगर वो अब नहीं आते तो इसका मतलब है कि फिर लंबी एब्सेंस है, फिर यहां पे वो बेलेबल और नॉन अवेलेबल वारंट्स निकल आएंगे और फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये रास्ता उनके लिए, ये विंडो अपॉर्चुनिटी खुली थी कि आप आए। ये किसी पे एहसान नहीं होता कि अगर आप अदालत के पास जाते। आप दोनों से मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, एक बड़ी अहम चीज है जो आगे थोड़ा सा हम अगर देखें, और वो ये है कि अगली हिकमत अमली 18 या 19 तक जो है नवाज शरीफ साहब की, अब यानी पार्टी क़यादत किसको देना? अगर ये स्ट्राइक डाउन हो जाता है, अगर वो सदर नहीं बन सकते या थोड़े अरसे के लिए बनते हैं और वो स्ट्राइक डाउन हो जाता है, चैलेंज हो जाता है, तो पार्टी फिर कैसे इसको आगे चलाएंगे, किसको बनाएंगे आगे?